हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात तथा समानुपात पढ़ा रहा हूं। लास्ट वाली क्लास के अंदर मिल्क और वाटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको पढ़ा रहा था। उसके अंदर 2 पॉइंट तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे कि अगर आपके पास 2 बीकर हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि आपके पास 2 बीकर है जिनके अंदर मिल्क और वाटर का आपके पास रेशो दिया हुआ होता था, ठीक है। और आपसे कहा जाता था कि इन दोनों बीकर से सेम क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन लो और आप तीसरे बीकर के अंदर डाल दो। तो बताओ उस तीसरे बीकर के अंदर मिल्क और वाटर का क्या रेशो हो जाएगा। इससे 50 लीटर तो इससे भी 50 लीटर। अरे हाँ है ना, या तो बोल देता है दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब इधर से भी 50 आएगा इधर से भी 50 आएगा। या बोल दिया करता है कि दोनों से आप सेम क्वांटिटी लेकर तीसरे बेकर के अंदर डाल दो। तो बताओ मिल्क और वाटर का क्या रेशो होगा। पहला ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद में था कि 2 आपके पास बेकर है जहां मिल्क और वाटर का आपके पास रेशो दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इन वाले बेकर से आप 2:3 के अंदर आप सॉल्यूशन लो और बताओ कि नए बीकर के अंदर मिल्क और वाटर का क्या रेशो होगा। इन दोनों बीकर से आप 2:3 के अंदर सॉल्यूशन लो और बताओ तीसरे बीकर में जब डालोगे तो मिल्क और वाटर किस रेशो के अंदर होगा। यानी इससे 20 लोगे तो इससे 30 लेना पड़ेगा, इससे 200 तो इससे 300 लेना पड़ेगा। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपके पास 2 बीकर है तो इन बीकर से किस रेशो के अंदर सॉल्यूशन लिया जाए ताकि मिल्क और वाटर का रेशो आपके पास 2:3 हो जाए। यानी कल की क्लास में जो सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा ये देखकर ये पूछा जाता है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा कि ये आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों बीकर से किस रेशो के अंदर सॉल्यूशन लिया जाए ताकि आपके पास मिल्क और वाटर 2:3 में हो जाए, 4:5 में हो जाए। अरे ठीक है, लेकिन उससे पहले जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे उनसे जो 3 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं एक बार उन्हें मैं आपको समझा देता हूं, फिर इस वाले पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए समझते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अपन कर ले जो कहीं ना कहीं मेंस के अंदर पूछे गए हैं, शीट के अंदर भी मिल जाएगा। यदि नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में हुआ है, यदि ऊपरी हिस्से में ब्लू और येलो कलर का रेशो 2:3 है तो निचले हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में होगा। आप इसे रेशो से भी करना चाहो तो कर सकते हो, आप वैल्यू से करना चाहो तो वैसे भी हो सकता है। क्या है देखो, एक बार अगर एक बार सीख लिया फिर तो ये वर्बली आप कैलकुलेट कर लोगे कि इसका आंसर 26:9 आ जाएगा। लेकिन कैसे, उससे आप पहले डिटेल में समझो। जैसे मानो आपके पास ये एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बनाने के अंदर जो कंप्लीट पेंटिंग को बनाने में ब्लू और येलो कलर का यूज हुआ है वो 4:3 के अंदर हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और जो अपर पार्ट है, अगर बीचों बीच लाइन बना देता हूं तो ये हो गया अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट के अंदर का रेशो है 2:3। अरे क्लियर है। तो बच्चों सीधी सी बात ये आपको समझ में आने चाहिए कि जो अपर पार्ट है वो कंप्लीट पेंटिंग का आपके पास क्या है, आधा हिस्सा है। ऐसे समझो, अगर पूरी पेंटिंग को बनाने में 10 लीटर कलर का यूज हुआ है तो आप ये कह सकते हो 5 लीटर ऊपर लगा होगा, 5 लीटर नीचे लगा होगा। एग्री करोगे आप इस बात से। लेकिन बच्चों ये बात तो कहीं ना कहीं गलत होगी कि भाई 5 लीटर है यहाँ पर तो 2.5 लीटर ब्लू होगा और 2.5 लीटर येलो होगा। बोलो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है ऊपर 5 लीटर में 1 लीटर ब्लू लगा हो, 4 लीटर येलो लगा हो। ऐसा भी हो सकता है 4 1 लगा हो, 2 3 3 2, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपर पार्ट में टोटल कितना लगेगा, 5। यानी बच्चों यहाँ कंप्लीट का रेशो पता है और अपर पार्ट का रेशो पता है। तो ये बात आपको पहले ही समझ में आ जानी चाहिए कि जो कंप्लीट का अपर पार्ट के साथ जो रेशो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों 2:1 होता है।
पहले एक बात बताओ, आप इस बात से एग्री करोगे या नहीं करोगे, तभी जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यानी जो कंप्लीट पेंटिंग है वो अपर पार्ट बोलो या लोअर पार्ट बोलो, उसका क्या है, डबल है। अरे हाँ या ना। तो बच्चों यानी इसका मतलब है आपको इसको 2:1 में बनाना है। कंप्लीट आपके पास ये रेशो है, अपर पार्ट का रेशो ये है, कंप्लीट और अपर पार्ट के रेशो को आपको किस रेशो में बनाना है, 2:1 में। तो बोलो पहले आपको इनको इक्वल करना होगा, फिर कंप्लीट को 2 से, अपर पार्ट को 1 से। अरे समझ रहे हो ना 2:1 क्यों है, कुछ बातें छुपी हुई होगी जो हमें निकालनी होगी। देखो कंप्लीट पेंटिंग का टोटल हो गया 7, अपर पार्ट में कलर ऐसे तो यूज़ हो गया 5। पहले दोनों को कर दो सेम करने के लिए ऊपर 5 से और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो कंप्लीट पेंटिंग होती है वो अपर पार्ट का कहीं ना कहीं क्या होती है, दोगुना होती है। यानी जो रेशो होता है वो 2:1 होता है, यानी ऊपर 2 से और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे भी होगा और इससे भी होगा। अब एक बात सोचो, कंप्लीट पेंटिंग को बनाने में 40 लीटर ब्लू कलर यूज हुआ है, जिसमें अपर पार्ट में कितना लग गया है, 14। सोचो कंप्लीट पेंटिंग में 40 लीटर ब्लू कलर यूज हुआ है, जबकि अपर पार्ट में कितना हुआ है, 14। तो बोलो बाकी का बचा हुआ लोअर पार्ट में हो गया होगा, बोलो कितना, वो हो जाएगा बच्चों 26। 40 में से 14 घटाओगे तो क्या 26 ही आएगा क्या। सोचो कंप्लीट पार्ट में येलो कलर यूज हुआ है 30, अपर पार्ट में कितना हुआ है 21। 30 में से 21 तो ऊपर लग गया तो बचा कितना, 9। मुझे बताओ यही आपका आंसर हो जाएगा क्या। अरे हाँ है ना। बच्चों इस तरीके से आप रेशो से बना सकते हो। अगर आप इसे सोचो कि मुझे वैल्यू से बनाना है तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन। कंप्लीट पेंटिंग को बनाने में जो ब्लू और येलो कलर का यूज हुआ है वो 4:3 में हुआ था। अपर पार्ट को बनाने में ब्लू और येलो कलर का यूज बच्चों 2:3 के अंदर हुआ है। अरे ठीक है, तो बच्चों आप ऐसा करो, कंप्लीट पेंटिंग के अंदर जो कलर यूज हुआ है उससे आप एक ऐसी वैल्यू मानो जिससे आप 4:3 के अंदर इजिली बांट पाओ, ताकि पता चल जाए पूरी पेंटिंग में ब्लू कितना है और येलो कितना है। अरे हाँ है ना। और उसके बाद जो वैल्यू आपने मानी है उसका जब आप हाफ करोगे, क्योंकि अपर पार्ट तो पूरी का आधा होता है, और उस वैल्यू का जब आप हाफ करोगे तो उससे आप इजीली 2:3 के अंदर बांट पाओ। अरे हाँ है ना, ऐसी वैल्यू आपको सोचनी है। तो देखो अगर ऐसी वैल्यू सोचनी होती जो 4:3 के अंदर बढ़ जाए तो 7, और 2:3 के अंदर यानी 5 में बढ़ जाए तो पहले तो आप सोचते 35 आप मान लो। लेकिन बच्चों 35 तो ऐसी वैल्यू है जिससे 7 मतलब 4:3, 5 यानी 2:3 में बांट पाओगे, लेकिन उससे तो हाफ करके 2:3 में बांटना है। तो बच्चों सीधी सी बात ये होगी, अपर पार्ट पूरी का आधा हिस्सा होता है, 2 भाग होंगे, तो इससे आप 35 नहीं इसका 2 गुना मान लो, यानी 70 मान लो। पूरी पेंटिंग के अंदर जो कलर यूज हुआ है टोटल उससे आप 70 मान लो। क्वेश्चन वहीं की वहीं टूट जाएगा। कैसे, देखो पूरी पेंटिंग में 70 लीटर कलर यूज हुआ है, ब्लू और येलो 4:3 के अंदर हुए थे, तो बताओ 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10, तो बताओ पूरी पेंटिंग में ब्लू तो हुआ है 40 और येलो कितना हुआ है 30। समझते हो इस बात को। और अपर पार्ट तो पूरी में 70 लगा है, तो अपर पार्ट में कितना लगा होगा 35। अगर 35 को 2:3 में बांटना है तो 5 की वैल्यू है 35, 35 तो 1 की वैल्यू हो गई 7, 1 की वैल्यू 7 तो 2 की वैल्यू हो गई 14, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो गई 21। तो बच्चों हो गया क्वेश्चन। पूरी कंप्लीट पेंटिंग में ब्लू कलर यूज हुआ था 40, अपर पार्ट में 14, तो मुझे बताओ लोअर पार्ट में कितना हुआ होगा 26। पूरी में ब्लू येलो कलर हुआ है 30, अपर पार्ट में येलो हुआ है 21, तो बताओ लोअर में कितना हो जाएगा 9। अगर ये नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या। अरे हाँ, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो इस वाले टाइप के अंदर जो बनता है। देखो एक और क्वेश्चन, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और मैं आपको कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह आपके पास में 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी के साथ में अनुपात क्या होगा। देखो आपके पास ये कहा गया है, ये अर्थ है,
बच्चों ये आपके पास बिल्कुल बीचों बीच लाइन बना दी, तो ये आपके पास हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपके पास साउथर्न पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अरे हाँ है ना। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर कंप्लीट पर लैंड और वाटर का जो रेशो है आपके पास वो 1:2 है, और आपसे कहा गया है कि नॉर्थ पोल पर उत्तरी गोलार्ध पर जो रेशो है आपके पास वो 2:3 है। तो बताओ साउथर्न पोल पर यानी दक्षिणी गोलार्ध पर यह रेशो कितना होगा। बच्चों अगर आप वैल्यू से क्वेश्चन को करना चाहते हो तो देखो आप मेरे साथ साथ वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश करो जिनसे ये नहीं हुआ है। देखो आपको ये बात पता है कि नॉर्थर्न पोल जो होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, वो पूरी अर्थ का आधा हिस्सा होगा। बोलो ये दक्षिणी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का क्या होगा, आधा हिस्सा होगा। आप एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशो 1:2 यानी टोटल हो गया 3। अपने पास में उत्तरी गोलार्ध पर नॉर्थ पोल पर रेशो कितना है, 2:3। बोलो वो हो गया 5। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, 2 ही पार्ट होंगे, तो यहाँ पर आप किससे गुणा कर दो, 2 से, तो 15 का डबल करोगे 30। तो पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर हो जाएगा 10 और 20। अरे हाँ है ना। 30 का आधा करोगे 15, 15 को 2:3 के अंदर बांटोगे तो 5 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू आ गई 6, 3 की वैल्यू आ गई 9। अरे हाँ बस हो गया क्वेश्चन। बोलो रेशो आपके पास क्या बन जाएगा, वहाँ से 4 बन जाएगा, वहाँ से 11 बन जाएगा, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को आपको रेशो में समझना है तो क्या करोगे कि यहाँ कंप्लीट का और नॉर्थ पोल का रेशो दिया हुआ है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंप्लीट और नॉर्थ पोल के आपस में जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि नॉर्थ पोल कंप्लीट का आधा हिस्सा है, या कंप्लीट जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल का आपके पास में क्या हो गया, 2 गुना हिस्सा हो गया। अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच बना दूं तो बोलो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो बच्चों सीधी सी बात ये है, यानी कंप्लीट आपके पास 2 होता है और नॉर्थ पोल आपके पास कितना होता है, 1, यानी इसको आपको 2:1 के अंदर बनाना होगा। तो सीधी सी बात होगी, कंप्लीट आपके पास में अर्थ कितने की हो गई, लैंड और वाटर मिलाकर 3 यूनिट। नॉर्थ पोल आपके पास टोटल कितने का हो गया, 5। तो पहले दोनों को सेम कर दो, यानी ऊपर 5 से और नीचे 3 से। बोलो ऐसा कर देने से क्या होगा, नॉर्थ पोल पूरी अर्थ के क्या हो जाएगा, इक्वल, जबकि ऐसा नहीं होता। नॉर्थ पोल तो पूरी का क्या होता है, आधा हिस्सा होता है। तो बच्चों कंप्लीट को तो आपको 2 से और नॉर्थ पोल को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे समझ रहे हो ना क्या करना है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो बच्चों ऊपर वाले को तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले रेशो को तो 10 से, और नीचे वाले रेशो को किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात सोचो, कंप्लीट आपके पास अर्थ पर जो लैंड है, जो ज़मीन है वो 10 यूनिट है, नॉर्थ पोल पर 6 है, तो बताओ साउथ पोल पर आपके पास कितनी हो जाएगी, क्या 4 हो जाएगी क्या। अरे हाँ, अगर कंप्लीट पर आपके पास में वाटर 20 है आपके पास में, तो नॉर्थर्न पोल पर आपके पास 9 हो गया, तो साउथ पोल पर आपके पास कितना हो जाएगा, 11। अरे हाँ है ना, रेशो होगा 4:11। क्लियर है, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं आप खुद ही ट्राई करने की कोशिश करें, जब नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन समझे। क्वेश्चन कहा गया है, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। तो पानी का अनुपात खोजे दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग पर। तो बच्चों इस तरीके से समझो कि अगर आपके पास ये पूरी की पूरी अर्थ अगर अपन कंसिडर करें कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, अगर बिल्कुल बीचों बीच लाइन बना देते हैं तो ये आपका नॉर्थ पोल कहलाता है और ये आपका साउथ पोल कहलाता है। ये बात अपन ने लास्ट क्वेश्चन में समझी थी कि नॉर्थ पोल पूरी अर्थ का आधा हिस्सा होता है, साउथ पोल पूरी अर्थ का आधा हिस्सा होता है। अरे हाँ ना बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ा कि आपके पास यहाँ पर एक तो अर्थ का, उसके साथ साथ नॉर्थ पोल का, उसके साथ साथ
साउथ जो पोल है, दक्षिण गोलार्ध है ये, इसका जो आधा हिस्सा है इसके अंदर जो लैंड और वाटर का रेशो है वो आपको दे दिया। साउथ पोल का जो आधा हिस्सा है इसके अंदर लैंड और वाटर का रेशो दे दिया। देखो अर्थ का रेशो क्या दिया है, एक बार डेटा लिख लेते हैं अपन, 1:2। नॉर्थ पोल का क्या रेशो है, 2:7 है। और साउथ पोल पर जो रेशो दिया गया था वो 3:2 है। डेटा अपन ने सारा लिख लिया है, अब अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है ना उनका रिलेशन समझना होगा, यानी अर्थ का, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का जो आधा पार्ट है इनका कहीं ना कहीं क्या रिलेशन होता है ये आपको समझना होगा। तो देखो कौन कौन है, अर्थ, एक है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध, एक है आपके पास दक्षिणी गोलार्ध का आधा हिस्सा। तो देखो सीधी सी बात यह है, नॉर्थ पोल की बात करो या साउथ पोल की बात करो, ये तो पूरी अर्थ का क्या होता है, आधा हिस्सा। और बच्चों ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल का आधा हिस्सा। यानी साउथ पोल के आधे हिस्से को अगर मैं 1 यूनिट कंसीडर करूं तो मुझे बताओ ये भी 1 हो गया तो ये 2 हो गया, तो नॉर्थ पोल भी आपके पास कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इक्वल। अगर नॉर्थ पोल 2 है तो मुझे बताओ क्या पूरी अर्थ आपके पास में 4 हो जाएगी क्या। यानी इनके बीच में कहीं ना कहीं जो रिलेशन बना है वो है बच्चों अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल का आधा हिस्सा 4:2:1 के अंदर होते हैं। अरे हाँ, आपको इनको 4:1 के रेशो में रखना होगा। अभी ये कितना है, तो आप बोलोगे अभी तो अर्थ आपके पास टोटल 3 है, नॉर्थ पोल अभी आपके पास टोटल 9 है, साउथ पोल का आधा हिस्सा अभी आपके पास कितना है, 5 है। आपको इनको 4:1 के रेशो में रखना है। तो बच्चों उसे कैसे रखेंगे, बोलो पहले तो इन्हें इक्वल कर दो। इक्वल करने का मतलब 395 का एलसीएम ले लो जो 45 होता है। तो 45 बनाने के लिए इससे 15 से, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ये सारे के सारे इक्वल हो गए। अब जिसको जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अर्थ अपने पास में 4, नॉर्थ पोल 2 और इससे 1, इससे 4 से, इससे 2 से और इससे 1 से मल्टीप्लाई अपन कर दिया करते हैं। यानी आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, देखो ये तो आपके पास टोटल था, इससे तो हटाओ, मल्टीप्लाई इससे करना होगा, यहाँ इससे करना होगा और यहाँ इससे करना होगा। 60 इससे भी गुणा होगा और 60 से ये भी गुणा होगा, 10 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 10 से ये भी होगा और 9 से मल्टीप्लाई ये भी होगा और 9 से मल्टीप्लाई ये भी होगा। अब हो गया है आपका ये क्वेश्चन। अब देखो पूरी अर्थ पर जो जमीन है, लैंड है, बताओ वो कितनी है, 60। उसमें से नॉर्थ पोल पर कितनी है, 20। साउथ पोल के आधे हिस्से पर कितनी है, बोलो 27 है। अरे हाँ या ना। तो बच्चों एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर 60 है, जिसमें से 20 और 27 तो यानी 47 तो यहाँ पर हो गई। बोलो बाकी की जमीन कितनी बची, बोलो 13 बची होगी। अरे हाँ या ना। पूरी पृथ्वी पर पानी कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए 120। 60 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 120 यूनिट पानी है पूरी अर्थ पर। नॉर्थ पोल पर कितना है, तो 70। साउथ पोल पर कितना है, तो बोलोगे 80। 18 तो आप बोलोगे 70 और 18 आपके पास हो गया 88। तो बताओ 120 में से 88 गया तो क्या 32 बचेगा क्या। अरे हाँ या ना। तो बताओ अगर आपके पास में यहाँ पर लैंड और वाटर का रेशो पूछे तो 13:32, वाटर और लैंड का रेशो पूछे तो 32:13, क्या मुझे बताओ ये आंसर हो जाएगा क्या। अभी फिलहाल आपसे पूछना चाह रहा है कि लैंड और वाटर का रेशो, तो ये आपके पास यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कभी दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो लास्ट वाली लाइन को आप अच्छे से पढ़ लिया करो। अरे ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इससे जो भी क्वेश्चन आपका आएगा मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे। अब मैं आपको तीसरा वाला जो पार्ट होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो चलिए समझते हैं टाइप 3 क्या होगा, किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, कितने तरीके से वो लैंग्वेज घुमाकर आपके सामने रख सकता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा दूंगा।
बच्चों एक बार मैं आपको ये बेसिक से भी समझाऊंगा कि किस तरीके से बेसिक अप्रोच बनी है। कुछ नया नहीं होगा, जो आपने पहले पढ़ा है उसी से चीज़ें रिलेटेड होंगी। एग्जाम में उसे कैसे सोल्व करना है फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं उससे प्रैक्टिस भी करा दूंगा। यहीं के यहीं ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आप साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करने की भी कोशिश करना जब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लेता हूँ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो अलग अलग कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 और 4:5 है। दोनों कंटेनरों के मिक्सचर को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो 5:7 हो जाए। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक बीकर आपके पास ये है, एक बीकर आपके पास ये है। इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है और इस वाले बेकर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो 4:5 है। देखो एक बार आप पेन छोड़ो और एक बार आप इसे अच्छे से समझ लो। एक बार समझ में आ गया फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको यहाँ, फिर आप उनके जवाब देना जल्दी जल्दी। तो आपसे कहा गया है कि इन दोनों बेकर से किस रेशो के अंदर सॉल्यूशन निकाला जाए, और जब आप उसे एक तीसरे बड़े बेकर के अंदर सॉल्यूशन डालोगे तो उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो होना चाहिए कितना, 5:7। अरे क्लियर है बच्चों? एक बार आप बेसिक से समझो क्या होगा, बेसिक एग्जाम में कैसे करना है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही। देखो बच्चों बेसिक के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है और ये जो बेसिक है बिल्कुल सेम है। लास्ट कॉन्सेप्ट ये था कि इन दोनों बेकर से सॉल्यूशन 3:4 में लेना है। बोलो अब अपन मान लेते हैं इन दोनों बीकर से जो सॉल्यूशन लेना है वो A:B में लेना है और हमें A और B ही निकालना है। तो बस जैसा आपने पहले बेसिक सोचा था अब वैसा ही आपको अभी सोचना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले बीकर से कितना आएगा तो आप बोलोगे A यूनिट, दूसरे वाले बीकर से कितना बाहर आएगा तो B यूनिट। तो मुझे बताओ पहले वाले बीकर से A यूनिट आएगा वो किस रेशो में होगा? बोलो वो 2:3 के अंदर मिल्क आ जाएगा और वाटर आ जाएगा। बोलो निकल जाएगा क्या? बोलो वो तो आपने लास्ट क्लास में समझाया था कि कितना मिल्क होगा कितना वाटर होगा। अब सीधी सी बात है, दूसरे वाले बीकर से B यूनिट बाहर आएगा, किस रेशो में आएगा? बोलो 4:5 के अंदर। क्या आप एग्जैक्ट बता दोगे क्या कि कितना वाटर होगा और कितना मिल्क होगा? अरे हाँ है ना? बोलो वो तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बच्चों पहले वाले बीकर से A यूनिट बाहर आएगा, वो 2:3 के अंदर आएगा। तो बताओ मिल्क कितना होगा, बताओ वाटर कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 यूनिट की वैल्यू A है, 5 यूनिट की वैल्यू A है। तो बताओ मिल्क कितना हो जाएगा? तो जवाब होना चाहिए 2A/5 तो मिल्क हो जाएगा और 3A/5 आपके पास में क्या हो जाएगा? वाटर। क्या बताओ ये बात तो आपको समझाई थी ना कि A लीटर सॉल्यूशन बाहर निकलेगा और वो आपके पास में निकलेगा 2:3 के अंदर। तो सीधी सी बात है A लीटर निकालना है 2:3 में। ये तो शुरुआत की बेसिक क्लासेस में पढ़ लेते हो क्या आप कि कितना वाटर होगा और कितना मिल्क होगा। आपका जवाब होना चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू है A, तो मिल्क तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो पूछा जाता है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, तो ये आ गया। 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3A/ क्या आ जाएगा? 5। देखो इसी तरह बताओ दूसरे वाले बेकर से B यूनिट निकालोगे और वो किस रेशो में निकलेगा? 4:5 के अंदर। B निकालना है 4:5 में, तो बताओ कितना मिल्क होगा और कितना वाटर होगा? तो आप बोलोगे मिल्क हो जाएगा 4B/9, क्योंकि 9 यूनिट की वैल्यू B है तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4B/9। वाटर हो जाएगा 5B/9। अरे ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि पहले वाले बेकर से जो बड़े बेकर में सॉल्यूशन जाएगा वो मिल्क तो इतना और वाटर इतना, दूसरे वाले बेकर से इस बड़े बेकर में मिल्क इतना जाएगा और वाटर इतना जाएगा। तो मुझे बताओ कि टोटल मिल्क कितना जाएगा? बोलो इन्हें आप ऐड कर दोगे। बताओ यहाँ दोनों बेकर से टोटल कितना वाटर जाएगा ये आप बता दोगे क्या? बोलो इन दोनों को ऐड कर देंगे। और सीधी सी बात है, जो टोटल मिल्क और टोटल वाटर होगा उसका रेशो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? बस इस क्वेश्चन को आप अपन सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, तो बताओ टोटल कितना मिल्क आ जाएगा? तो आप कहोगे 2A/5 प्लस का आपके पास आ जाएगा 4B/9।
ये आ जाएगा इस बड़े बेकर में मिल्क, क्या आ जाएगा, मिल्क। और बताओ टोटल वाटर कितना आ जाएगा, 3A बाई आपके पास में कितना 5 प्लस ये आ जाएगा कितना 5B बाई 9। ये आ गया है बड़े बीकर के अंदर कितना वाटर होगा, ये मिल्क आ गया, ये वाटर आ गया। और मुझे बताओ कहीं ना कहीं इनके बीच का रेशो तो 5/7 यानी 5:7 आपको दिया हुआ है क्या। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, तो एग्ज़ाम में खैर आपको वैसे करना भी नहीं है और आपको ये समझना भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लास्ट वाली क्लास पहले देखो। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, केवल बेसिक। एग्जाम में कैसे करना है वो तो आप उड़ा दोगे तुरंत, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है एग्जाम में। उसके ऊपर चाहे 10 क्वेश्चन कराऊं चाहे 20 क्वेश्चन कराऊं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 15 या मैक्सिमम 20 सेकंड से ज़्यादा ले जाए। देखो तो बच्चों सीधी सी बात है, एक बार आप इसे सॉल्यूशन करके देखो क्या आंसर आएगा। तो देखो एलसीएम आ जाएगा 5 × 9, अरे हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 18A प्लस 20B, हो जाएगा 18A प्लस का 20B, ठीक है। और बच्चों नीचे और एलसीएम आ गया था 5 × 9, यहाँ भी एलसीएम 5 × 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 27A प्लस का 25B। और एक बात बताओ 5 × 9 जो एलसीएम लिया था वो तो कट जाएगा, तो बताओ रेशो आपके पास ये आ गया अपॉन में 27A प्लस 25B आ जाएगा। और कहीं ना कहीं वो किसके इक्वल होगा, 5/7 के। अब मुझे एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A एक तरफ और B एक तरफ अगर आपने रखा तो कहीं ना कहीं A और B का रेशो तो आ ही जाएगा क्या। अरे हाँ है ना, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सोल्व कर ही लोगे। लेकिन अगर मैं भी सोल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 18×7 126A प्लस 20×7 140B इक्वल टू 27 × 5 5×7 35, और आपके पास हो जाएगा कितना 135A प्लस 25×5 125B। बच्चों जब आप सेपरेट करोगे ये इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा कहीं ना कहीं 9A, और ये आपके पास जब इधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 15B। तो A के सामने A होता है और B के सामने B होता है, तो मुझे बताओ A और B का रेशो 15:9, 3 की टेबल से कट जाएगा 3 बार और 3 के टेबल से कट जाएगा ये 5 बार। तो बताओ जो आप सॉल्यूशन लोगे कहीं ना कहीं इन बेकर से, क्या वो 5:3 के अनुपात में होगा क्या। अरे हाँ, यहाँ डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों इसी चीज़ को आपको एग्जाम में कैसे सोचना होगा वो मैं आपको अब समझाता हूँ। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को जो सबसे अच्छा तरीका होता है करने का वो होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व हो जाता है। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि 2 बीकर हैं आपके पास, पहले वाले के अंदर मिल्क और वाटर आपके पास 2:3 में है, दूसरे वाले बीकर के अंदर मिल्क और वाटर आपके पास में 4:5 के अंदर है। आपसे कहा गया था इन्हें किस रेशो में लिया जाए ताकि नए बीकर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो बच्चों 5:7 हो जाए। तो देखो एलिगेशन लगाकर यहाँ क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको एलिगेशन बता देता हूँ किस तरीके से होता है। देखो ये क्वेश्चंस एलिगेशन मेथड से बहुत अच्छे से सोल्व हो जाते हैं, मिश्रण से बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता एलिगेशन कैसे लगता है तो थोड़ा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। देखो आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसे 2 हिस्से में बांटा। पहले हिस्से के अंदर आपने A% का चेंज किया और दूसरे वाले हिस्से में आपने B% का चेंज किया। अब ये बात तो तय है उससे ओवरऑल आर्टिकल में तो चेंज आ ही जाएगा, पूरी वस्तु में कुछ न कुछ चेंज तो आ ही जाएगा, और वो मैंने मान लिया C% का है। दोबारा समझो, आपके पास कोई आर्टिकल था, आपने उसे 2 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से में A% का चेंज, दूसरे हिस्से में B% का चेंज, जिससे ओवरऑल चेंज कितने का हो जाता है C% का। तो यहाँ एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ 2 सिचुएशन होती है बच्चों, या तो A बड़ा होगा किससे C से, या फिर B बड़ा होगा किससे C से। जिधर की तरफ वैल्यू बड़ी होगी वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अगर A बड़ा है C से तो बच्चों A में से C सब्ट्रैक्ट होगा, फिर C में से B सब्ट्रैक्ट होगा। A में से C घटाओ और यहाँ पर लिख दो, A में से C घटाओ और यहाँ लिख दो, C में से B घटाओ और यहाँ पर लिख दो।
अरे हाँ, और यहाँ से उन्हीं का रेशो आता है बच्चों, एलिगेशन से उसी का रेशो आता है जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन की जाती है। दोबारा समझो, अगर b बड़ा हुआ c से तो b में से c घटाओ और फिर c में से a घटाओ। b में से c घटाकर आप यहाँ लिख दो और फिर c में से a घटाकर आप यहाँ लिख दो। अरे ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर नेगेटिव आ रहा है या तो आप गलत कर रहे हो या फिर वो क्वेश्चन ही गलत है। अरे ठीक है, इस तरीके से आपको एलिगेशन लगाना होगा। अब समझो बच्चों, आपके पास दो बीकर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ था। तो पहला वाले के अंदर तो 2 यूनिट मिल्क है, 3 यूनिट वाटर है, तो बताओ टोटल बीकर का सॉल्यूशन कितना हो गया, 5 यूनिट। अगर मैं पूछूं बताओ मिल्क कितना हिस्सा है, तो आप जवाब दोगे कि 2/5, कि मिल्क आपके पास 2 है, टोटल कितना है 5। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वाटर कितना है, तो आप बोलोगे भाई टोटल तो है 5, उसमें से वाटर कितना है 3, यानी पानी हो गया 3/5 हिस्सा आपके पास में क्या हो गया है, पानी। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ यहाँ मिल्क और वाटर कितना है, तो 4/9 तो मिल्क हो गया और 5/9 आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर। अरे ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप मिल्क ले लो, इधर से आप मिल्क ले लो, इधर से आप मिल्क ले लो, किसी से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इधर वाटर, इधर वाटर, इधर वाटर, या तो मिल्क लेकर कैलकुलेशन करो या वाटर लेकर कैलकुलेशन करो, आंसर किसी से भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं, पहले वाले बीकर के अंदर अपन मिल्क ले लेते हैं जैसे, और दूसरे वाले बीकर का फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, मिल्क लेना पड़ेगा। तो पहले वाले बीकर में मिल्क कितना है जी, तो आप बोलोगे 2/5। दूसरे वाले बीकर से मिल्क कितना लोगे, बोलो जितना है 4/9। इन्हें जब आप मिला दोगे तो बच्चों जो मिक्सर आपके पास होगा, उस मिक्सर के अंदर आपके पास में मिल्क कितना होगा, बोलो उस मिक्सर के अंदर मिल्क होगा 5 यूनिट और वाटर होगा 7 यूनिट, तो टोटल हो गया 12। तो बच्चों मिल्क की क्वांटिटी कितना हिस्सा होगी, तो 5/12 हिस्सा होगी। अरे हाँ, इनसे जो आप मिक्सर बनाओगे उस मिक्सर में बच्चों जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 5/12। अरे क्लियर है। अब बच्चों सीधी सी बात है, जिधर की तरफ वैल्यू बड़ी होगी उधर से एलिगेशन स्टार्ट होगा। तो देखो आपको अगर कभी ये भी समझ में नहीं आया कि भाई फ्रैक्शन के अंदर कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी है कि 2/3 बड़ा या अपने पास 6/7 बड़ा। तो बच्चों 7 को 2 से गुणा करो 14 ऊपर लिख दो, 3 को 6 से गुणा करो 18 ऊपर लिख दो। जिसके ऊपर वैल्यू बड़ी लिखी हुई है वही फ्रैक्शन बड़ा है। ये बड़ी लिखी हुई है तो 6/7 बड़ा होता है 2/3 से। ठीक है, तो अब आप इजीली जज कर पाओगे कि यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों 4/9 ही बड़ा है 5/12 से, क्योंकि जब 12 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 देगा और 9 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 देगा। तो सीधी सी बात है ये आपके पास बड़ा है, तो 4/9 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप यहाँ लिख दो 4/9 माइनस का 5/12। उसके बाद 5/12 में से माइनस कर दो 2/5। अरे ठीक है, और आपके पास में यहाँ से इसका रेशो आ जाएगा। तो यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू में 12, 12 को 4 से गुणा करोगे 48, 5 को 9 से 45, तो बोलो कितना आ गया यहाँ 3। बच्चों यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12 इंटू 5 ही ले लो, 5 5 25, ये हो जाएगा 24। तो क्या 1 बचेगा क्या, 12 से 12 कट जाएगा, 3 से ये आपके पास 3 टाइम्स कट जाएगा, 1/3 रेशो 1/5, तो आपके पास रेशो बन जाएगा कितना 5:3। अरे क्लियर है। देखो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान और कर सकते हो कि यहाँ पर 5/12 है, यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 4/9 है। दोबारा देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ था 2/5, इधर की तरफ 4/9 और इधर आपके पास था 5/12। ठीक है, अब आप यहाँ 5 9 12 का एलसीएम ले लो। अगर कोई छोटी वैल्यू आ रही है तो ठीक है, वरना तो बच्चों 5 9 12 का एलसीएम के लिए आप ऐसा करो, इधर भी 5 9 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 12 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 9 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना आपको पता है 180 आपका एलसीएम हो जाता है। तो 180 180 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे हो जाएगा। तो बच्चों 5 से तो 5 कट जाएगा, 12 नाम 108, 108 को 2 से गुणा करोगे तो क्या 216 आ जाएगा क्या, इधर 9 से 9 कट जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 240। अरे ठीक है,
यहाँ पर आपके पास 12 से 12 कट जाएगा 25, 25 को 9 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 225। अब मुझे बताओ यहाँ तो अब एलिगेशन लगाकर सोल्व कर ही लोगे क्या? अगर आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो आप ऐसा सोच सकते हो। तो देखो 240 में से 225 गया तो 15 बचेगा, 225 में से 16 गया आपके पास में तो बोलो कितना बचेगा? 9। यहाँ से जब आप इन्हें काटोगे तो रेशो आपके पास में वापस क्या आ जाएगा? 5:3। अरे ठीक है बच्चों, जिस तरह मैंने पहले वाले बीकर से मिल्क और दूसरे वाले से मिल्क लेकर चल रहा हूँ, आप यहाँ वाटर लेकर भी कैलकुलेशन करोगे तो वही आंसर आएगा। इधर से 3/5, इधर से 5/9, तो इधर से भी आपको वाटर ही लेना पड़ेगा जो 7/12 होगा। अरे ठीक है, चाहे आप फ्रैक्शन से कैलकुलेशन कर लेना या फ्रैक्शन में जो बेस वैल्यू होती है उनका एलसीएम लेकर आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके पास हर एक तरीके से आएगा। अब आपके सामने यह क्वेश्चन आते हैं, मैं चाहता हूं कि अब आप खुद जल्दी से उन्हें सोल्व करो। बेसिक से नहीं करना, एलिगेशन लगाकर ही सोल्व करना है। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और यहाँ भी आ गया है। क्वेश्चन में कहा गया है मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। यदि दोनों मिक्सर को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात नए मिक्सर के अंदर 6:13 हो जाए। देखो दो तरीके की चाय है, एक आपके पास दार्जिलिंग की चाय है और एक आपके पास आसाम की चाय है। आपके पास एक बीकर ये है, एक बीकर आपके पास ये है। आपसे कहा जाए कि इन्हें किस रेशो में मिलाया जाए ताकि जो नया बीकर होगा उसके अंदर आपके पास दार्जिलिंग और आसाम की चाय का रेशो पूछा गया है। बच्चों कुछ बच्चे तो इस लैंग्वेज को डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, इन विच रेशो, इसका मतलब है एलिगेशन लगेगा। कुछ बच्चे इस तरीके से याद रख लेते हैं, उनको बेसिक कुछ नहीं पता होता कि इनका क्या होता है क्या नहीं होता, वो रट लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप भी ऐसा चाहो तो देख सकते हो। इन विच रेशो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ एलिगेशन लगेगा। देखो यहाँ अपन सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले वाले के अंदर रेशो दिया हुआ था 4:7, दूसरे वाले में रेशो दिया हुआ था 2:5। और जब आप इन्हें किस रेशो में मिक्स करो ताकि दार्जिलिंग और आसाम की चाय का रेशो बताया गया है 6:13। तो मैंने आपसे यहाँ कहा आप कोई सा भी लेकर चल सकते हो, चाहे दार्जिलिंग की चाय का आप एलिगेशन लगा सकते हो या आसाम की चाय का एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे पहले अपन ने पहला वाला ले लिया था, अब अपन ये वाला ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय तो है 4 यूनिट, आसाम की चाय है 7 यूनिट, तो टोटल हो गई 11। तो बताओ असम की चाय का कितना हिस्सा हो गया, बोलो 7/11। दार्जिलिंग हो गई है 4/11। इधर बताओ 2/7 हो गई क्या दार्जिलिंग की चाय, और असम की चाय किस अनुपात में है, अब बोलोगे 5/7 हिस्सा है। अरे हाँ, इसी तरह 6/19, इधर आपके पास 13/19 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर असम की चाय के बीच एलिगेशन लगा दो तो आपके पास होगा 7/11, 5/7। अरे हाँ, इधर से आप ले लोगे 13/19। ठीक है, अब आप यहाँ पर एलसीएम से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 11, 7, 19 का एलसीएम ले लो, जो आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और फिर आपके पास परफेक्ट वैल्यू में बदल जाएगा। लग रहा है थोड़ा एलसीएम बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो इधर भी 11, 7, 19, 11, 7, 19, 11, 7, 19 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप फ्रैक्शन से कर रहे होंगे तो बच्चों ए बड़ा है सी से या बी बड़ा है सी से, तो देखने पर पता चलेगा। कोई भी एक सोल्व कर लो कि 5/7 बड़ा है क्या 13/19 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 95। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 91, यानी ये बड़ा है, यानी एलिगेशन आपके पास इधर से इधर चलेगा। बी बड़ा है आपके पास सी से, तो बच्चों इधर आप लिखोगे 5/7 में से माइनस कर दो 13/19। ठीक है, रेशो 13/19 माइनस कर दोगे 7/11। थोड़ी तो कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी ही होगी। 7 × 19 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास 95, ये 91, तो बोलो क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4 आ जाएगा रेशो।
आपके पास 19 इंटू 11 तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपके पास हो गया 143, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 133, तो बताओ 143 133 10 ही आएगा क्या? 19 से 19, 19 से 19 कट जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 5 बार। तो सीधी सी बात है, 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है जहाँ 22:35 है? सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है बच्चों, आप चाहो तो दार्जिलिंग, इधर से दार्जिलिंग, इधर से दार्जिलिंग लेकर भी, यानी ये और आप इसका भी एलिगेशन लगाकर करोगे सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना आंसर तभी भी यही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस तरीके से वो लैंग्वेज आपके सामने रख सकता है। समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहा गया है कि दूध में पानी के 2 मिश्रणों में इनका अनुपात 2:3 तथा 4:1 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाएं ताकि रेशो आपके पास से हो जाए। तो समझ जाना कि ये आपके पास क्या है, एलिगेशन। पहले आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर मैंने आपको अब रटवा रहा हूँ, आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ एलिगेशन लगेगा। बच्चों पहले वाले के अंदर तो रेशो क्या दिया गया था, 2:3। दूसरे वाले के अंदर क्या रेशो दिया गया था, 4:1। इन सॉल्यूशंस को आप जहां मिलाओगे वहां आपके पास रेशो क्या चाहिए, 1:1। तो आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके पास मिल्क लेकर चल लो या वाटर लेकर चल लो, आंसर दोनों से आएगा। तो मुझे बताओ, मिल्क आपके पास हो जाएगा 2/5, बोलो वाटर टोटल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट मिल्क है, 3 यूनिट वाटर है, तो वाटर हो जाएगा 3/5। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/5, ये हो जाएगा 1/5। अरे समझ में आ रहा होगा ना अब तो ये। बोलो ये कितना हो जाएगा, 1/2। बोलो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2। चाहे आप मिल्क लेकर चलो चाहे वाटर लेकर चलो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इधर से मिल्क ले लो, इधर से मिल्क ले लिया, इधर से आप मिल्क ले लो और इनके बीच आप लगा दो एलिगेशन। अरे हाँ है ना। अब बच्चों सीधी सी बात है, 2/5, 4/5, 1/2 या फ्रैक्शन से करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, आप एलसीएम यूज कर लो। बोलो 5, 5, 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो बच्चों इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से, और इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4। इधर आपके पास कितना हो जाएगा, 8। अरे हाँ है ना। इधर आपके पास कितना हो जाएगा, 5। अब मुझे बताओ 485। अरे ठीक है, अगर लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो अलग लिख लो, 485 एलिगेशन लगा दो जल्दी से। तो बताओ 8 में से 5 3, 5 में से 4, बोलो कितना आ जाएगा, 1। तो 3:1 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो डेटा है ना वो परसेंटेज में भी दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देखो आप उसे। देखते हैं जब क्वेश्चन आपका परसेंटेज में आ जाएगा और होता मतलब यही है तो क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है दूध पानी के 2 मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% और 80% है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण दूध 50% हो। किस अनुपात में मिलाया जाए, इन विच रेशो, इस बात को आप समझ गए हो तो बोलो सीधी सी बात है, एलिगेशन लगेगा। बच्चों दूध और पानी का मिक्सर था, दूध अगर 40% है पहले वाले में तो इसका मतलब है 60% उसमें क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अगर दूसरे वाले में मिल्क 80% है, इसका मतलब है 20% उसमें क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, आप यहाँ फ्रैक्शन में बनाकर क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, सीधा परसेंटेज से ही कर लो कि पहले वाले के अंदर भी मिल्क ले लो, कि पहला वाला है उसके अंदर जो मिल्क है वो लो कितना परसेंट बताया गया है, 40%। दूसरे वाले के अंदर जो मिल्क बताया गया है वो कितना बताया है, 80%। और आपसे कहा गया है कि इससे जो मिक्सर आप बनाओगे उसके अंदर आपके पास में मिल्क कितना चाहिए, मिल्क चाहिए बच्चों 50%। इन दोनों से जो आप मिक्सर बनाओगे
उसमें मिल्क आपको चाहिए 50%, तो वो यहाँ पर आ गया। अब बच्चों एलिगेशन लगा दो, 80 में से 40 तो आ जाएगा यहाँ 30, 50 में से 40 तो आ जाएगा यहाँ 10। बोलो रेशो आपके पास में क्या बन जाएगा, 3:1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आप यहाँ वाटर लेकर भी चलोगे तो भी आंसर आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, पहले वाले में मिल्क अगर 40% है तो वाटर कितना परसेंट होगा, 60%। इसमें अगर 80% है मिल्क तो वाटर होगा 20%। और आपसे कहना चाह रहा है इनसे जो आप मिक्सर बनाओगे उस मिक्सर के अंदर 50% मिल्क होना चाहिए। इस बात का मतलब 50% वाटर होगा। तो बोलो 60 में से 50 गया तो 10 आ जाएगा यहाँ, 50 में से 20 तो बोलो 30 आ जाएगा यहाँ, 3 और बोलो 1 का अनुपात आ जाएगा क्या। अरे हाँ, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो एक और क्वेश्चन, देखते हैं इस वाले का क्या सॉल्यूशन होगा। बच्चों कुछ नहीं, बस आपको लैंग्वेज में उलझाना चाहता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के दूध खरीदे, एक ब्लू कलर का एक गोल्ड कलर का, ऐसा खरीदा होगा उसने। आपसे कहा गया पहले मिक्सर में दूध तथा पानी का अनुपात 3:4 है, दूसरे मिक्सर के अंदर यह अनुपात 5:6 है। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर वह 18 लीटर का एक नया तीसरा मिश्रण बनाता है जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 है। तो ज्ञात कीजिए लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई। आप ये देखो, पहले ये कहना क्या चाह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है कि एक बीकर आपके पास ये है, एक बीकर आपके पास ये है। पहले वाले बीकर के अंदर यानी पहले वाली दूध की थैली में मिल्क और वाटर का जो रेशो बताया गया है वो 3:4 है। दूसरे वाले के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो बताया गया है वो कितना बताया था, 5:6 बताया गया है। अब आपसे कहा गया है कि इनसे एक आपके पास बड़े कंटेनर के अंदर डाला गया और वहाँ से आपने 18 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इनसे आपने क्या किया है, 18 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है और जिसके अंदर मिल्क और वाटर आपके पास था कितना, 4:5 के अंदर। अब बच्चों सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि इन दोनों बीकर से किस रेशो के अंदर सॉल्यूशन लिया गया है। अगर आपने ये पता लगा लिया ना कि इन दोनों बीकर से 2:3 में लिया गया है या 4:5 में, तो सीधी सी बात है फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान लो जैसे 2:3 है कि पहले वाले से और दूसरे वाले से 2:3 के अंदर सॉल्यूशन लिया गया था, तो बताओ दोनों से कितना हो गया, 5, जबकि बच्चों बनाया कितना है, 18 लीटर। ये जो सॉल्यूशन बनाया है वो इन्हीं से तो बनाया है, तो इसका मतलब है पहले से 2 लिया है, दूसरे से 3, तो 5 की वैल्यू 18। तो बताओ पहले वाले से कितना लिया है, यानी 2 की वैल्यू पूछी गई है क्या। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कैसे जैसे आपको ये पता चले कि इन दोनों बीकर से किस रेशो के अंदर सॉल्यूशन लिया गया है। बोलो क्या ये बात तो आपको निकालना आती है क्या। बोलो ये निकल जाएगा। कैसे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा मिल्क कितना, 3/7, यहाँ हो जाएगा 4/7 आपके पास वाटर। मिल्क की बात करें तो 5/11, वाटर की बात करें तो 6/11। अगर यहाँ बात करें जो आपने मिक्सर बनाया है 18 लीटर का, उसमें मिल्क है बच्चों 4/9, यहाँ वाटर है 5/9। अरे ठीक है, किसी को भी लेकर आप एलिगेशन लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, 3/7 इधर से 5/11 और इधर से आप ले लो 4/9, यानी अपन ने मिल्क 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 लिया है। तो आपको पता है 7, 11, 9, तो इधर भी आप 7, 11, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी आपको 7, 11, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 7, 11, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप फ्रैक्शन से भी कैलकुलेशन कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में 99। 99 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 297। 11 से 11 आपके पास कट जाएगा, 5, 7, 35। 35 का 10 गुना होता है 350 और 35 घटा दोगे तो 315 आ जाएगा आपके पास में। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 77 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 308 बन जाएगा। अरे ठीक है, तो बच्चों हो गया अपना आंसर। 315 में से 308 घटाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 7।
308 में से 297 घटा दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 11। तो बच्चों यहाँ इसका मतलब है कि दोनों बीकर से जो सॉल्यूशन लिया गया था वो 7:11 के रूप में लिया गया था। तो पहले वाले से 7 लिया गया है, दूसरे वाले से 11 लिया गया है, तो इसका मतलब है दोनों से टोटल लिया गया है 18 यूनिट। और बोलो 18 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या 18 लीटर ही है क्या? तो बच्चों पहले वाले से कितना लिया गया है 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है क्या? तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। आपके पास बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिक्सर एलिगेशन में भी दिखेंगे। अरे ठीक है, कुछ और भी आपके पास मिल्क और वाटर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो मिक्सर के अंदर बनते हैं, रेशो में नहीं। रेशो में इतना ही बनता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जहां आपको रेशो इक्वल करके क्वेश्चन को इजी बनाना होगा। वो बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा, नया तरीका होगा। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर, जो छोटा सा काम आपके पास है वो आप जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।